तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके एमसीक्यू पहले क्वेश्चन हैं, इसके बाद में बड़े क्वेश्चन 1-1 नंबर के, फिर 2 नंबर के, 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के। तो खंड अ की बात करें तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू में है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। फ्लोएम इज प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये होता है आपका भोजन का वहन करने के लिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। उसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए कंप्लीट सोल्यूशन देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आमाशय जो है वो पोषण संबंधित यानी न्यूट्रिशन संबंधित है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टोमक इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे थर्ड वाला, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें जिबेरलिन जो है हार्मोन, ये पादप हार्मोन है। यहाँ पे आपका प्लांट हार्मोन की बात पूछेगी तो जिबेरलिन हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो इसको करता है आपका साइटोकिनिन। ठीक है, तो साइटोकिनिन जो है ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश बिंदु, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ही जो है कोई भी रे स्ट्रेट निकल जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें पूछा गया आपसे, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का सही संबंध जो है वो क्या होता है। तो सभी ने आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, करेक्ट रिलेशन में आई जो है वो आर के इक्वल हो जाता है। तो आई इक्वल्स टू आर होता है। ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे का जो है वो रिलेशन आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विभवांतर को मापने का यंत्र जो है वो आपको बताना है। इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो चालक के प्रतिरोध का मान जो रेजिस्टेंस है वो सभी पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके लेंथ पे भी और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी और उसके टेम्परेचर पे भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो उस युक्ति को हम मोटर कहते हैं। ठीक है, मोटर इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है, Fe2O3+2Al यानी एल्युमिनियम है और फेरस ऑक्साइड से ये आपका रिएक्शन करके विस्थापित कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है फेरस जो है ऑक्सीजन को, और वो एल्युमिनियम के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस टाइप की कौन सी रिएक्शन होती है। तो हमारा जब भी कोई प्रोडक्ट होता है AB+C करते हैं, और ये जब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे टूट करके ए रह जाता है और B+C हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन के बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग जो है अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका डाइजेशन संबंधी है तो उसमें हम एंटासिड को यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों करता है। तो जो है आपका जिंक है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, तो वो रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, नर में खालिस्तान हार्मोन का स्रावण होता है। तो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम उत्सर्जन यानी एक्सर्शन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी विकिरणों को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण हैं। तो ये जो आपका कोयला और पेट्रोलियम जो है ये दोनों के दोनों अनवीनीकरण जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, जो कि मैं चाहूँ तो अभी आप 2 मिनट वेट करिए, आपको 1 सेकंड में मैं लिख ही देता हूँ।
तो इसका आंसर हम लिख देंगे अनवीनीकरण या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को खालिस्तान कहते हैं, तो उस आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये फिलअप्स पूछा गया है, 6 नंबर, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है वो वाट कहलाता है, वाट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में हमें देना है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो उसको हम बोलते हैं छोटी आंत, क्षुद्रांत या फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो जो आपका डेफिशिएंसी होता है डायबिटीज़, उसमें क्या होता है, इंसुलिन जो है उसकी डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाता है। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उस रसायन का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, जो कि हानिकारक भी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीव सुरक्षा के लिए दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। पांचवा जो क्वेश्चन है, गंगा नदी पर बने बांध का नाम आपको बताना है, तो टेहरी डैम जो है, टिहरी बांध बोलते हैं, ये गंगा नदी पर बनाया गया है। इसमें इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि इसने बताया नहीं कि कहाँ पे गंगा नदी पर बंधे बांध की बात कर रहा है, लेकिन ये उत्तराखंड में टेहरी डैम आपका। इसके बाद में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, यदि L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो उसी चालक तार से 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा। तो हमारे को पता होता है, हमने रिलेशन पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, यानी कि हम अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस घटाएंगे तो लेंथ भी घटेगी, या फिर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमारा जो यहाँ पे तार जो है वो सेम लेंगे, यानी कि जो हमारी तार की लंबाई होगी वो 2L हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर लिख लेना 2L, क्योंकि मैंने ये समझाने के लिए लिखा था। तो 2L जो है उस तार की लंबाई होगी, L की बजाय क्या ले लेंगे, 2L, अगर रेजिस्टेंस 2R करना है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो कि संभव नहीं है। यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड जब आपका दो दिशा बताएगा तो आप कैसे जानोगे कि आपको जाना कौन सी दिशा में है, तो ये पॉइंट जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग द कंपास नीडल इज शोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन विच आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं, किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करेंगे, तो हम एमीटर का उपयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ताज़े दूध का पीएच का मान जो है 6 होता है और इसे दही बन जाने पर इसका पीएच का मान परिवर्तन हो जाता है, क्यों। तो देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जो कि आपका दूध जो बनता है तो इसमें ये लैक्टिक अम्ल बनता है और ये अधिक अम्लीय होता है, और अधिक हम अम्लीय होने से इसका मान जो है पीएच का मान जो 6 से कम गिर जाता है, इसलिए जो है इसका पीएच का मान परिवर्तित हो जाता है। तो एज ए मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच इट बिकम्स मोर एसिडिक, देयरफॉर द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क विल डिक्रीजेस। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता, तथा विद्युत का चालन आयनों के द्वारा ही होता है, और वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं, और ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का चलन हो जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्टिल वाटर इज अ प्योर टाइप ऑफ वाटर
दैट डज नॉट कंटेन एनी आयंस, ठीक है। और रेन वाटर कंटेन्स डिजोल्व SO2 एंड CO2, यहाँ पे CO2 की जगह NO2 कर देना, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है ये आपका, इसका SO2 और NO2, दीज गैसेज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सम काइंड ऑफ एसिड, दस रेन वाटर इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वाइल डिस्टिल वाटर इज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 12 नंबर पे, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपका बताना है। बहुत ही कॉमन नाम है इसका। इस यौगिक का प्रचलित नाम जो है वो है विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद खंड बी से शुरू करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस को। तो खंड बी में आपका शब्द सीमा 50 शब्द है और 4 से लेकर 16 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 2-2 मार्क्स के मतलब हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देता है, जिससे ये भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। इसी का आप इंग्लिश में जो स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं, सलाइवा कंटेन स्पेशल एंजाइम दैट हेल्प्स डाइजेस्टिंग द स्टार्च इन आवर बॉडी। इस तरह से आपको ये लिखना है, यहाँ पे आंसर है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। इसके पार्ट में 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें प्रभावी अप्रभावी लक्षण को बताना है। तो जब संतति में माता पिता में से किसी एक का अकेला विकल्प ही प्रकट हो तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जब दोनों के लक्षण संयोजित हो जाते हैं तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। डोमिनेंट आपको बताना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, एक संकर और द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात जो आपको लिखना है। तो एक संकर में 3:1 होता है और द्विसंकर में जो डाइहाइब्रिड होते हैं इसमें 9:3:3:1 होता है। तो ये 2 तरह के अनुपात होते हैं। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। ऐसे पदार्थ पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। A biodegradable material can be defined as a material which can be decomposed by bacteria or other natural organism not to be adding the pollution, ठीक है। अब आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के आपको नियम लिखने हैं। तो इसके 2 नियम हैं। एक नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया जिसको हम साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया जिसको साइन आर का अनुपात नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। इस अनुपात को हम स्लेन का नियम भी कहते हैं, जिसमें हम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू लिखते हैं, ठीक है। इस स्नेल का नियम है। इसी को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ में हम लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरे में द रेशियो ऑफ साइन of angle of incidence and angle of reflection is constant for a particular medium. This constant is called refractive index, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और जो लॉ है इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी कि आपका पैरेलल में संयोजित किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा 1/RE निकालते हैं, या RP लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो RE लिखें या RP लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस समझ में आना चाहिए। बस हमें सीधा सीधा रेजिस्टेंस को रखना है। तो 1/2, 1/3 और 1/6 जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 6/6 आएगा, और 6/6 को काटेंगे तो 1 ओम आंसर जो है हमारा आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 1 ओम आएगा। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 10वें क्वेश्चन में विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखना है और इसके लिए आवश्यक सूत्र भी आपको बताना है। तो यहाँ पर ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियाँ यानी कि लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तब उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित हो रही धारा के समानुपाती होता है। और ओम के नियम से हम लिख सकते हैं कि V=IR या RI, या फिर R=V/I, या फिर हम लिख सकते हैं I=V/R। इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ओम्स लॉ स्टेट्स द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट।
इसका इक्वेशन आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया, तो ये आप लिख सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। पर आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अब अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको आई दिया होगा तो आर निकालना होगा, आर दिया होगा तो वी निकालना होगा। इस तरह से आपको कोई भी रिलेशंस में आ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए व आवश्यक चित्र बनाइए। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिख देंगे। इस नियम के अनुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यिका और तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और माध्यिका चालक में प्रवाहित विद्युत की धारा आई की दिशा को दर्शाता है। तो अंगूठा चालक का तार लगने वाले बल यानी कि फोर्स को जो दिशा है उसको व्यक्त करता है। तो इस तरह से हम इसे डायरेक्शन को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपका जो कि अंगूठा आपका फोर्स दिखाएगा, और जो ये आपका बीच वाला जो अंगूठे के बगल वाला जो एंगल है उंगली है, ये हमारे को चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और जो तीसरी उंगली है ये हमें करंट बताएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इस तरह के को नोट कर लेंगे, और इसका इंग्लिश डायग्राम जो है इस तरह से आप इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। थ्रस्ट ऑफ और मोशन जो है आपका थंब दिखाएगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट फिंगर है वो आपको दिखा देगी मैग्नेटिक फील्ड, और उसके नेक्स्ट जो फिंगर है वो दिखा देगा करंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो वह रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों यानी कि अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं और ना ही निर्माण, ठीक है। इसी को इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। इसी को हम इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं इसी लैंग्वेज को। तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअली इंग्लिश में आपको याद आसानी से हो जाएगा, और भूल भी जाएंगे तो हिंदी आपको याद रहेगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। केवल चित्र बनाना है। तो तांबे का विद्युत अपघटनी चित्र जो है मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इन दोनों को देख सकते हैं। एक इंग्लिश मीडियम का है और एक हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। तो दोनों हैं यहाँ पर, आपके बुक में भी ये डायग्राम मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस डायग्राम को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के संचालक होते हैं, यानी कि धातु जो है ऊष्मा को कैरी करते हैं। आवश्यक चित्र भी बनाना है। तो हम एक जो है प्रयोग द्वारा बताना है तो क्रियाकलाप लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए और फ्लैप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र 3.1 में ये रहा चित्र इसमें दिखाया गया है। दूसरा, फिर आपको क्या करना है, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। तो यहाँ पर आप जो है मोम का उपयोग करके पिन चिपका देंगे। अब जो है यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, स्पिरिट लैंप जो है आपका ये वाला, इसको लेना है, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए, ठीक है। तो आप ये इसको गर्म करेंगे, ठीक है, धातु के तार को। अब उपरोक्त से क्या होगा, तो उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं और इसकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। इसी को हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ है, वही डायग्राम है, बस इंग्लिश में है, एक्टिविटी वही रहेगी, और यहाँ पे हम कंक्लूजन भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड स है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 17 से 20 तक, और शब्द को सीमा जो है 100 है। तो सबसे पहले आपको बताना है एरोबिक और अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका एरोबिक है, यहाँ पे अनएरोबिक है। दोनों का जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन दूंगा। पहले आप हिंदी मीडियम के लिए लिख लेंगे।
तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें जो है आपका ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें आपका ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। उसके अलावा अंतिम उत्पाद में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और इसमें आपका लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल होते हैं। उसके अलावा जो है इसमें जो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि 38 एटीपी तक चली जाती है और इसमें बहुत ही कम ऊर्जा होती है जिसमें 2 एटीपी तक ही जाती है। उसके अलावा हम और बात कर सकते हैं कि ये जो क्रिया है ये जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि मानव, हिरण, पक्षी आदि में, और पौधों, जीव जंतुओं में भी। और ये निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे कि ईस्ट, फीता, कृमि, इस तरह से जो आपके बहुत सारे नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। और इसके बाद में ये जो है कोशिका द्रव और माइक्रोकांडिया में होता है और ये केवल कोशिका द्रव या मानव की पेशी कोशिकाओं में होता है। इसी का इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट इंग्लिश से हैं, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर वही चीज़ जो हिंदी में मैंने बताई थी, ये O2 के प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंस में होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है इसमें होती है और इसमें एब्सेंट होता है, गैसेस का जो है एक्सचेंज नहीं होता है, ये आपका जो है माइटोकांड्रिया में होता है और ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है। ये दोनों जगह होता है, साइटोप्लाज्म और उसमें। और इसके अलावा इसमें आपका जो प्रोडक्ट अगर रिलीज़ होता है तो यहाँ पे CO2 और जल दोनों होगा और ये एंड प्रोडक्ट वेरी करता है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अथवा में। तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन या तो आप वो करते या तो ये करते, तो या आपको मैंने वो बता दिया, तो ये आप खुद कर सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं, चित्र बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले समजात अंग को बताते हैं। समजात अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यानी कि देखने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका काम अलग अलग है। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े का अग्रपाद, ठीक है, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। दूसरा, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, तो उसमें भी आपका अलग अलग है। और मेंढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख, ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है जिसमें आप मेंढक और छिपकली को और पक्षी को और मानव के जो उनके अंग हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद में समरूप अंग जो होते हैं वो ऐसे अंग होते हैं जो सामान्य कार्य करते हैं पर देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो सकती है और समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चमगादड़ और पक्षी के जो होते हैं ये आपके हो जाएंगे। इसमें आप कीट के पंख तथा पक्षी पंख बोल सकते हैं क्योंकि इनके काम जो है सामान्य है, दोनों के दोनों उड़ने के काम में। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, चने के पौधे तथा मटर के पौधे में प्रतान और चने के पौधे तथा अंगूर की बेल में प्रतान। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी एक दो एग्जाम्पल लिखना है, हमने तो ज़्यादा लिख रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे लिखें। इसके बाद में उसी का इंग्लिश वर्जन जो है होमोलोगस ऑर्गन और फिर आपका एनालोगस ऑर्गन्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स आप इस तरह से दे सकते हैं। और डायग्राम बनाना चाहें तो यही वाले डायग्राम बस आपको बनाना है। तो जहाँ पे मेंढक लिखा है वहाँ पे आप फ्रॉग लिख देंगे, छिपकली की जगह आप जो है रेप्टाइल लिख सकते हैं, पक्षी जो है आपका वर्ड हो जाएगा, मानव तो आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं। इस तरह से आप डायग्राम की आवश्यकता जो है अगर बोलता है तो बनाना होगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं, चाहें तो आप अपने बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। और ऑप्शन में जो है इसमें पूछा गया है आपसे जीवाश्म किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। तो आप चाहे तो उसको करने के बजाय आप इसको भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन फॉसिल विद डायग्राम। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। तो इसके और पार्ट को भी आप कर सकते हैं। विद्युत मोटर की सिद्धांत पे कार्य करता है, आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली बतानी है और विद्युत मोटर के दो उपयोग आपको बताने हैं। तो मैं आपको और पार्ट बता रहा हूँ विद्युत मोटर के बारे में। तो यहाँ पर चलिए विद्युत मोटर का देखते हैं। तो यहाँ पर से सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जो है हमारा सब कुछ घूम जाता है, ठीक है। तो इस तरह का आप डायग्राम, सिंपलेस्ट डायग्राम इस तरह का बना सकते हैं उसका। फिर इसके बाद में हम इसकी कार्यविधि लिख देंगे जो कि आपके बुक में भी है और चाहें तो आप यहाँ पे जो मैंने जितना शॉर्ट किया है उतना आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आराम से। कार्यविधि, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। दूसरा है चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरों पर A, B और CD में धारा
की दिशा जो है विपरीत है, अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत रहेंगे। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होगा, यानी यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। और इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि यह बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। और इसके बाद चौथा पॉइंट है C1 और C2 विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क B1 और B2 जो बुशेस हैं से क्रमशः होता रहता है, जिसके कारण A, B और CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। और B1 B2 जो है काम टेरर या स्पर्श बुश कहते हैं जिसको, इसकी मदद से C1 और C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है। और ये जो है विद्युत मोटर के उपयोग में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो है कई अश्व शक्ति की होती है, बड़ी बड़ी मोटर होती है, अश्व शक्ति मतलब HP की, हॉर्स पावर। और मशीनों में, छोटी मशीनों में, उसके अलावा आप जो कृषि हैं उसमें, खेतों को जोतने में, बोने में, काटने वाली मशीनों में, सिंचाई पंपों में, सभी जगह पे मोटर को आपको जो है बता सकते हैं। इसी तरह से आपका इंग्लिश वर्जन जो है, आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल बताएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद में आप इस तरह का डायग्राम चाहे तो आप अपने बुक से बनाएं, चाहे तो ऐसा कलरफुल बना लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है एज इट इज़ जैसे मैंने ऊपर बताया वही चीज़ है, तो डायग्राम के हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यूजेस बताएंगे, तो पहले तो वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से आप लिखेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। और इसके नीचे जो है आप इसका यूजेस बता सकते हैं, तो यूजेस में आपको बताना है तो वही चीज़ आप बता सकते हैं। डिश वाटर में, कंप्यूटर में, प्रिंटर्स में, फैक्स मशीन में, मॉडर्न डे लाइफ में हर जगह पे यूज़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स में, सबवे सिस्टम में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, पंपिंग सिस्टम में, ऑटोमोबाइल्स में, हर जगह पे आपका यूज़ होता है। कोई भी दो जगह आप बता सकते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए और नामांकित चित्र बनाइए। या फिर और ऑप्शन में है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग जो है क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाना है। तो मैंने नीचे और वाला पार्ट कर दिया है। तो इसमें लिखा है, जब हम क्या करेंगे कि हम लोहे की कील को जब हम नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी CuSO4 के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का नीला रंग जो है हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Fe जो है वो Cu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कि कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार से हो सकती है जिसमें आपका यहाँ पर फेरस है यानी कि आयरन है जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो कॉपर है इसमें फेरस जो है ये आपका यानी कि आयरन जो है वो आपका फेरस ऑक्साइड बना देगा और यहाँ पर जो है आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट हो गया और यहाँ पे फेरस सल्फेट हो गया। अब इसके बाद में आते हैं, और जो कि ये पहले जो आपका CuSO4 होगा ये नीला होगा और जब FeSO4 बनेगा तो ये हल्का सा हरा हो जाएगा। इस तरह से हम इस डायग्राम को दिखा सकते हैं कि इस तरह से एक बीकर लिया है, परख नली लिया है, धागा से हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील लटका दी है। और बाद में हम देखते हैं कि जब हम इसको निकालते हैं तो लोहे की जो कील थी वो कॉपर सल्फेट के विलयन के बाद निकालने पर इस तरह की हो जाती है, और जो विलयन का नीला रंग था पहले जब इसमें कॉपर सल्फेट की कील डाली तो वो इस तरह का श्वेत यानी सफ़ेद तरह का हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है, वही चीज़ है सेम टू सेम। और फिर ये जो रिएक्शन है इसकी रिएक्शन लिखनी थी तो रिएक्शन मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर ही बता दिया, ये रहा। और उसका रिएक्शन जो है इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। Fe को जो है कॉपर सल्फेट से किया तो यहाँ फेरस सल्फेट और कॉपर जो है बन गया। इसमें सिंपली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में निबंधात्मक प्रश्न है जो 21 से लेकर 22 तक के उत्तर देने हैं, शब्दों की सीमा भी दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है टुकड़ों में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले 21 नंबर में 3 पार्ट हैं, 1 2 3। ठीक है, जिसमें सिनेप्स किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के कार्य बताने हैं। और तीसरा पार्ट पूछा जाएगा तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप ये करें, अथवा में नहीं तो आप दूसरा कर सकते हैं। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संकुचन का अनुरक्षण करता है, दूसरा है अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखने हैं, और तीसरा है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये मैंने तीनों नीचे और पार्ट वाले क्वेश्चन कर दिए हैं। तो जिसमें पहले मैं बता दूं, आप जो भी PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF को कंप्लीट डाउन करने के लिए आपको 9461 यानी कि 9461 जो है आपको पासवर्ड डालना होगा ताकि आप इस PDF को आसानी से खोल सके। तो पासवर्ड को आपको ज़रूर लिख लेना, बाद में भूल जाओगे तो PDF नहीं खुलेगी, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से
तो यहाँ पर मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो अनुमस्तिष्क जो है, जिसको सेरेब्रम भी बोलते हैं, शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुसरण करता है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज सेरेब्रम। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें अनिच्छिक क्रियाओं के उदाहरण देने हैं। तो इसमें आपका हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचन शक्ति, पाचन जो है आपकी प्रणाली, ये सब इसमें आते हैं। डाइजेशन, हार्ट बीट और स्नीजिंग, ये सब आपकी अनिच्छिक क्रियाएं हैं। और तीसरा जो है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। तो आप इस तरह से मानव मस्तिष्क का चित्र जो है बना सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले और ये इंग्लिश मीडियम वाले आप बना सकते हैं। ठीक है, आपके सामने है चित्र, आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी, आप उससे भी रेफर कर सकते हैं। जितना इजी चीज़ें याद करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह की परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन भी आपको निकालनी है। और फिर इसमें एक और पार्ट पूछा है, इसमें 3-4 पार्ट पूछे हैं। पहला तो आपको लेंस के लिए चिन्हों को बताना है, उसके बाद में ये न्यूमेरिकल करना है, उसके बाद में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है जब वस्तु या बिंब जो है आपकी वो 2f1 और f1 के बीच में रखी गई हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए जो है आपको निम्न बिंदुएं होती हैं, जिसमें P को जो है ध्रुव माना जाता है और इसकी सभी दूरियां P ध्रुव से ही मापी जाती हैं। जब दूरियां जो है आपतित किरणों से की दिशा में मापी जाती तो इन्हें धनात्मक लिया जाता है। अगर मैं ये चीज़ें आपको बोल के बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो कि मैंने देखा है, यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, यहाँ पे आधा आधा पार्ट में है, और यहाँ पे नेगेटिव है और इस तरह से पॉजिटिव है। यानी कि आप राइट हैंड में जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी इमेज जो बनेगी, अगर इमेज नीचे की तरफ बनती है, उसका नीचे हो जाता है तो ये नेगेटिव मतलब काउंट होगा। और इसी तरह से अगर इमेज ऊपर की तरफ बनती है, जो आपका ऊपर की तरफ अगर कोई चिन्ह है इस तरह से, तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर आप मिरर से इस तरफ जाते हैं, यानी कि आपके लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव लेंगे और राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरह से ये आपका हो गया। और इसमें आपका जो है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो लेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस में फोकस लेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, प्लस का लेना है। और अवतल लेंस में जो आपको फोकस लेंथ लेनी है वो हमेशा नेगेटिव लेनी है। ठीक है। अब ये आपका चित्र है। अब इस चित्र को जब देखेंगे और इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का जो इंग्लिश वर्जन है तो सेम टू सेम इंग्लिश वाला चीज़ लिखा गया है कि आपको कैसे कैसे जो है कौन कौन से पॉइंट किधर हम लेते हैं, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसी के अगले पार्ट में जो है आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। तो उसमें जो चीज़ें दी गई थी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस v दे रखा है, जो कि हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये आपका कॉन्केव लेंस है। तो यहाँ पे फोकस दूरी भी आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। और v जो है आपका जो होता है v, आप देख सकते हैं, अभी अभी हमने डायग्राम में समझा कि जो v होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा v जो है इसका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख ली। और हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, बिंब की दूरी लेंस से पता करनी है, u को पता करना है। लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और यहाँ पे हमें 1/ जो है u को निकालना है, तो इसको छोड़ देंगे और बाकियों को एक साइड में ले लेंगे और जितनी वैल्यू है 10 और 15 दोनों को पुट कर देंगे। और जब u की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि बिंब को बाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो आपका जो है वो कैसा बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा। अब इसके बाद में इसमें अवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन के लिए बात की गई। तो m बराबर होता है v/u। v हमारे पास दिया हुआ था, u हमने अभी भी निकाला। तो -10/-30, माइनस से माइनस कैंसिल और 0 से 0 तो 1/3। और 1/3 को हम डिवाइड करके लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.33 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। तो चूंकि अवर्धन धनात्मक है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपका थर्ड पार्ट एक और पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें पूछा गया है, ड्रॉ करना है रे डायग्राम इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं f1 और 2f1 के बीच में रख के, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये रहा हमारा जो ऑब्जेक्ट है 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है यहाँ पे बी पॉइंट पे।
और इस तरह से इमेज है जो कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो सीधा निकल जाएगा, और एक ही पैरेलल जाएगा जो यहाँ पे टकराने के बाद मिरर से जो है फोकस से पास होगा। ठीक है, इसी तरह से होता है। तो ये हमारा जो है बिंब जो है ये बड़ा बना, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा बना, तो हम बस इतना लिख देंगे ये डायग्राम बना के, और एक लाइन लिख देनी है जिसमें कि वस्तु को 2F के मतलब 2F1, यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच रखा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, अगर ये इसमें से मिस हो गया है तो आप लिख लेना 2F2 और F1 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर ले। यहाँ पर जो ऊपर लिखा है यही चीज़ लिखनी है, यहाँ पर मिट जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है वो 2F1 से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वर्धित यानी बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है कि आपका जो है ये आपका उल्टा बनेगा, ठीक है, और आपका अवर्तित यानी कि ये जो साइज है उससे बड़ा बन रहा है, और आपका जो है वास्तविक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का और पार्ट है, चाहे अगर आप वो नहीं करते तो ये वाला कर सकते थे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रवृत्ति व आकार पर टिप्पणी आपको लिखना है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का किरण चित्र बनाना है, यानी कि सेम वही कंडीशन है, और एक दर्पण द्वारा उत्पन्न वर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है ये भी आपको बताना है। तो इसमें भी 2-3 क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक पार्ट करना था, मैंने और का फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ठीक है, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ए से अभिक्रिया करता है, तो एज एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि धातु का जो, अगर हम यहाँ पर मैंने इसका आंसर दिया 23 का, कि अगर कोई आपका एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, वहाँ पे हमारी जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। 23 का और पार्ट की बात कर रहे हैं हम। और ए फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अलोंग विद द मेटल सरफेस, यानी कि जब एक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब कि हमें पूछा गया है कि आप बताइए कि इसको हम जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द बबल्स आर देन पास्ड इनटू ए सोप सॉल्यूशन व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज हेल्ड क्लोज टू द बबल, द गैस इन द सोप बबल बर्न्स विद ए पॉप साउंड, एज ए रिजल्ट इट कैन बी कंक्लूडेड, या आप कंक्लूडेड लिखें सही रहेगा, दैट इज ए हाइड्रोजन since only hydrogen gas produces a popping sound when it burns. For example हम दे सकते हैं when dilute HCl reacts with zinc metal, hydrogen gas is liberated, और इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, Zn को जब HCl से सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट जो है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे जांच के लिए हम हिंदी में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच गैस के पास एक जलती हुई तिल्ली ले जाने से होती है। गैस ज्वलनशील है तथा पाप की ध्वनि के साथ जलती है। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम अगर पूछे तो डायग्राम भी बना सकते हैं। ये डायग्राम आप बना देंगे तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले ये डायग्राम बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं ये वाला डायग्राम बनाएंगे, जो कि आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। इस तरह का आपको ये डायग्राम बनाना है।